अभी इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 है। अब इसमें जो क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन की किस विधि में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। लिख भी गलत रखा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पहली बार मैं बताऊं आपको, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी भी ना केवल क्वेश्चन देख के मत घबराओ कि अगर आप क्वेश्चन नहीं आता तो आप घबरा रहे हो। पहले एमसीक्यू देखो। कभी कभार क्या होता है, इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है पर उसके एमसीक्यू में हमें उसका आंसर मिल जाता है। अगर हमें नहीं भी आता तो भी उसके एमसीक्यू में हमें उसका आंसर मिल सकता है। जैसे एक इसमें है, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है उत्पादन उपागमन। ऑप्शन बी है व्यय उपागमन। ऑप्शन सी है आय उपागमन। ऑप्शन डी है अपशिष्ट उपागमन। देखो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, हो सकता है नहीं आता हो बहुत सारे क्वेश्चन, तो सिंपल सी बात है, आप देखो इसमें उत्पादन के अंदर लिख रखा है और यहाँ देखो उत्पादन उपागमन। सिंपल सी बात है, इसको टिक कर दीजिए। इसका आंसर है उत्पादन उपागमन। राष्ट्रीय आय लेखांकन की किस विधि में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। जब हम राष्ट्रीय आय का लेखांकन करते हैं, कौन सा ऐसा मेथड है जब हम उत्पादन के केंद्र को, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन के केंद्र हैं, उनको हम सेक्टर वाइज, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित कर देते हैं। सिंपल सा आंसर है उत्पादन उपागमन। आंसर क्या है? उत्पादन उपागमन। ठीक है, देन उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आय, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सिंपल सी बात है। राष्ट्रीय आय लेखांकन की आय विधि में उत्पादन केंद्रों, वो हम देख चुके हैं कि राष्ट्रीय आय की जो राष्ट्रीय आय लेखांकन की आय विधि में उत्पादन, देखो मिसप्रिंट हो रखा है, गलत दे रखा है ये, लेकिन ये सही है कि राष्ट्रीय आय में जब हम राष्ट्रीय आय को हम कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम उसमें हम जो हम सेक्टर, जो प्रोडक्शन के सेंटर को हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में डिवाइड करते हैं, और फिर वो कौन सी, और अगर हम कौन से मेथड में करते हैं, सिंपल सा आंसर है इसका उत्पादन उपागमन। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। पहला है, जीडीपी का उपयोग मानव विकास को मापने के लिए किया जाता है ना। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है जीडीपी, अरे ये तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, जीडीपी का प्राकलन करते समय बाह्यताओं को नहीं लिया जाता। मतलब जीडीपी जब जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी बाहर वाली अर्निंग होती है उनको कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है ना। तो तीसरा है, जीडीपी का प्राकलन, जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है तो गृहिणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाता है। गृहिणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाता है। अब सिंपल सी बात है, क्या, देखो ये ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूँ, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। पहली बात तो जीडीपी और मानव विकास का कोई सीधा संबंध नहीं है। इनडायरेक्टली आप संबंध निकाल सकते हो कि भाई जीडीपी बढ़ेगी तो मानव विकास, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। और जीडीपी और मानव विकास का कोई डायरेक्टली संबंध नहीं है। विनोद, समझे विनोद, जीडीपी और मानव विकास का कोई डायरेक्टली संबंध नहीं है। और जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है जीडीपी में पहले वो लगता है, जीडीपी में जो डी है वो डोमेस्टिक को दिखाता है, तो बाहर को तो कैलकुलेट नहीं करेंगे।
है ना। तो बाहर को तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, डोमेस्टिक मतलब जो देश की आंतरिक टेरिटरी होती है उसको तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसलिए जीडीपी में बाहर के उसको नहीं जोड़ा जाता, मतलब बाहर से जो अर्निंग होती है या बाहर से जो वो होता है उसको नहीं जोड़ा जाता जीडीपी में। और इसमें बोल रखा है कि जीडीपी में गृहिणी जो हाउसवाइफ होती है उनको काम को जोड़ा जाता है। भाई बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उनके काम की कोई वैल्यू नहीं है ना, मतलब वैल्यू है पर आप एक महिला के काम की, जैसे एक महिला जो घर में काम कर रही है उसको सैलरी थोड़ी मिलती है 10,000 5,000 2,000 3,000, उसकी कितनी वैल्यू लगाओगे आप? वैल्यू तो उसके काम की बहुत वैल्यू है, क्योंकि उसी की मतलब पूरा घर चल रहा है। तो उसके काम की आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं लगा सकते ना, ये है। तो अब हमने क्या इसमें क्या समझा? फ्यूचर में जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें बन सकता है, क्या जीडीपी से मानव विकास का पता लगा सकते हैं? क्या जीडीपी से मानव विकास का पता लगा सकते हैं? भाई पता नहीं लगा सकते, नहीं, डायरेक्टली नहीं लगा सकते। डायरेक्टली जीडीपी और मानव विकास का कोई संबंध नहीं है, इनडायरेक्टली हो सकता है पर डायरेक्टली संबंध नहीं है। फिर अब ये बोल सकता है क्या जीडीपी में गृहिणियों की जो हाउसवाइफ होती है उनकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं? भाई नहीं, उनकी इनकम को कैलकुलेट नहीं करते। और क्या जीडीपी में केवल देश के अंदर जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी का ही जो देश का आंतरिक भाग होता है उसके अंदर जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन भी अंतिम मूल्य और सेवाओं का, जो अंतिम मूल्य और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, अंतिम मूल्य और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है, उसको जोड़ते हैं। हाँ भाई उसको जोड़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में ठीक, गृहिणियों के काम को नहीं जोड़ा जाता। जीडीपी किसी देश की सीमा, ठीक है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सीमा, ठीक है ना, क्योंकि मानव विकास का डायरेक्ट संबंध नहीं है। मानव विकास के लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर हैं, है ना। अब अगला पढ़ते हैं, अगला है अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? एनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बता दो, पूछ लो। पहला है नेट डोमेस्टिक प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्राइस। तो इसका फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने ना इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम बहुत लंबा फॉर्मूला है पर एक सिंपल सी बात है, जो मूल्य हार, जैसे ये पूछ सकता है कि ना नेट नेशनल इनकम से या नेट एनडीपी से नेट, कि इसमें बस मूल्य ह्रास को हटा दो आप, कि जो आपकी मशीन ख़राब हो रही है, मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा या फिर आपने जो एक मोबाइल ख़रीदा, है ना, आप मोबाइल की लाइफ मान लीजिए 5 साल लाइफ है मोबाइल की, तो अगले साल वो आपका 20% ख़राब हो गया। जैसे 5 साल लाइफ है तो हर साल 20% ख़राब हो गया, तो उसे बोलते हैं मूल्यह्रास। एक गाड़ी चल रही है रोड पे, सरकार ने बोल दिया 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी, तो 10% उसका मूल्यह्रास हो गया ना। तो आज जो उसकी वैल्यू है वो 90 रुपये तो है। अगर मान लीजिए किसी गाड़ी को हमने 2024 में ख़रीदा, 2024 जून में हमने उस गाड़ी को ख़रीदा, है ना, तो परंतु आज उस गाड़ी की जो वैल्यू है वो तो, पहली बात तो जो सेकेंड हैंड चीज़ें हम बेचते हैं ना उसे भी हम जीडीपी में नहीं जोड़ते। जो स्टॉक मार्केट होती है ना, स्टॉक मार्केट, ये पूछ सकता है जो सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते हैं उसे भी हम जीडीपी में नहीं जोड़ते। जो सेकेंड हैंड आइटम बेचते हैं उसे भी हम जीडीपी में नहीं जोड़ते। जो स्टॉक मार्केट होता है उसे भी हम जीडीपी में नहीं जोड़ते। जो गृहिणी काम करती है उसे भी हम जीडीपी में नहीं जोड़ते। इन सब चीज़ों को हम जीडीपी में नहीं जोड़ते, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन हुआ होता है ना, उसका जो प्रोडक्शन हुआ होता है वो करंट ईयर में नहीं हुआ होता, है ना। आप मान लीजिए इसमें हम उत्पादन को जोड़ते हैं, वो भी उत्पादन को जोड़ते हैं ना। अगर आप सेकेंड हैंड चीज़ें कर रहे हो आप, तो फिर तो वो उसका सिंपल सी बात है, सेकेंड हैंड आइटम जो खरीदते बेचते हैं उनको जीडीपी में नहीं जोड़ते। जो गृहिणी काम करती है उनको जीडीपी में नहीं जोड़ते। और आप स्टॉक मार्केट में जो लेन देन होता है, जो स्टॉक्स बिकते हैं, उसको जीडीपी में नहीं जोड़ते। अब देखते हैं, अब आप देखने, और एनडीपी में मूल्य ह्रास को नहीं जोड़ते। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मूल्य ह्रास को नहीं जोड़ते, मूल्य ह्रास को हटा देते हैं। मूल्य ह्रास होता है जो भी मशीनें जो ख़राब हो रही हैं, जो मशीनें जो घिस रही हैं। अब अगला देखते हैं, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता विकसित करने वाला वाक्य क्या समझाता है?
सिंपल सी बात है भाई, भविष्य कि आप इतना यूज़ कर लो जिससे भविष्य की पीढ़ी को नुकसान ना हो। इसका ऑप्शन है कम विकास, आर्थिक विकास, सतत विकास, या दो ही ऑप्शन दे रखा, एक ऑप्शन दोबारा जोड़ दिया, आर्थिक विकास। सबसे बड़ी बात इसका आंसर है सतत विकास, कि आप इतना यूज़ करो कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भविष्य जितने संसाधन उतने संसाधन भविष्य की पीढ़ी को की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्के दिए बिना, मतलब ऐसा ना हो कि आप उनके हिस्से की संसाधन भी यूज़ कर लो। ठीक है। और सतत विकास के लिए ये है कि भाई भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी छोड़ दो भाई, सिंपल सी बात है, ऐसा ना हो सारा खुद ही यूज़ कर लो। अब अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, जिसका है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये भी पूछ सकता है, अगर आपको मान लीजिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समझ में नहीं आ रहा तो आप CPI देख सकते हो कि CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय, मतलब इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफिस, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोबारा जारी किया जाता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफिस, वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। बताइए सर। हम इसका आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हम आपको बता रहे हैं। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ने वाले हैं। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पूरे भारत के आंकड़े निकालता है। 23 मई 2019 के आदेश अनुसार राष्ट्रीय NSSO और CSSO का विलय कर दिया गया। जो CSSO पढ़ा था ना हमने, जो इंडस्ट्रियल, वो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निकालता है, जो मासिक हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निकालता है उसका, और जो NSSO जिससे नीति आयोग गरीबी के आंकड़े लेता है, जो GDP की गणना करता है, दोनों का विलय कर दिया, दोनों को एक बना दिया। अब ये पूछ सकता है कि जो NSO है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वो किससे मिलके बना है? वो CSO से मिलके बना है, वो NSSO से मिलके बना है ना। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे CSO बोलते हैं, और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जिसे NSSO, इनसे मिलके बना है। अब अगला पॉइंट करने वाले हैं, और 2019 में मिलके बना है 23 मई को। और ये बना कब था? ये 2 मई 1951 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। पूरे भारत के आंकड़े निकालता है, CPI निकालता है ना। कौन निकालता है? अब ये निकालता है, अब NSO निकालता है करंट में कौन निकालता है? NSO। चलो देखते हैं आगे। डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी UNDP और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। विशिष्ट वृद्धि, स्वतंत्र विकास, आर्थिक विकास, समावेशी विकास। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को छोड़िए। एक समावेशी विकास होता है, हर बंदे का विकास हो। ऐसा ना हो कि विकास हो रहा है देश में, केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए विकास हो, या फिर कुछ चुनिंदा लोगों का विकास हो, कुछ अमीर लोगों का विकास हो, गरीब लोगों का विकास ना हो। अमीर लोग, जैसे बोलते हैं ना, अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। समावेशी विकास होता है समाज के प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्लास, प्रत्येक कास्ट, प्रत्येक जेंडर, मतलब सबका विकास हो। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर है, उस व्यक्ति का भी विकास हो। ये समावेशी विकास होता है। समावेशी विकास मतलब सम मतलब होता है सभी का विकास हो भाई। ये इम्पोर्टेंट है। थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। इसका ऑप्शन है वित्तीय सलाहकार कार्यालय, इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफिस, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी
सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये 4 ऑप्शन हो गए। अब इसका आंसर है वित्तीय सलाहकार कार्यालय। और इसका आंसर है वित्तीय सलाहकार कार्यालय। ठीक है, अब देख लीजिए WPI पर। अब ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है ना, जो उसके आर्थिक सलाहकार कार्यालय होता है, उसके द्वारा पब्लिश होता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मतलब इनडायरेक्टली कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा पब्लिश होता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा, जिसमें कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री द्वारा प्रकाशित होता है। और वैसे जो वित्तीय आर्थिक सलाहकार होते हैं ना, वित्तीय आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वो WPI को पब्लिश करते हैं। और CPI को कौन पब्लिश करता है? CPI को पब्लिश करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका विलय कर दिया गया था NSSO के साथ में। अब ये सीधा NSO बन चुका है। ठीक है, अब इसने पूछा निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जा सकता है? किसको सार्वजनिक सामान? पब्लिक गुड से आप क्या समझते हो? पब्लिक गुड से क्या समझते हो? मतलब पब्लिक गुड, वस्त्र, क्या कपड़े पब्लिक गुड हैं? क्या आपके कपड़े पब्लिक गुड हैं? खाद्य सामग्री, क्या आपके घर में जो खाना रखा है वो पब्लिक गुड है? जो आपकी कार होती हैं वो पब्लिक गुड है? क्या उन्हें कोई पब्लिक गुड मतलब उसे कोई भी यूज़ कर सकता है और वो यूज़ करने से कम नहीं होती? मान लीजिए सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, या तुम्हारा क्या सड़क पब्लिक गुड है। आप चल रहे हो, ऐसे थोड़ी चलने से ख़त्म हो जाएगी कि भाई मैं चलूँगा तू मत चल, तू चले, ख़त्म हो जाएगी। और अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय रक्षा पब्लिक गुड है। ऐसा नहीं है कि भाई तेरी रक्षा, अगर इसकी रक्षा करोगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। नहीं, राष्ट्रीय रक्षा पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड होता है जिसका यूज़ करने से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। पब्लिक गुड होता है जिसको, जैसे अगर उसे कोई दूसरा व्यक्ति भी यूज़ कर रहा है तो वो ख़त्म नहीं होगी, वो कम नहीं होगी। जैसे एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, भाई उसके नीचे 2 लोग खड़े हो जाएं, 4 लोग खड़े हो जाएं, या उसके नीचे से 10 लोग गुजर जाएं, ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, रोड हो गया, है ना। उसके बाद अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का क्या अर्थ है? जब अर्थशास्त्र के अंदर ग्रोथ का क्या अर्थ है ना। पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा ऑप्शन है सतत वृद्धि और विकास, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य घटक, चौथा ऑप्शन है आर्थिक वृद्धि। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टर्म अर्थशास्त्र में ग्रोथ का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, दूसरा ऑप्शन है सतत वृद्धि और विकास, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य घटक, चौथा ऑप्शन है आर्थिक वृद्धि। अब इसका आंसर है आर्थिक वृद्धि। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इन फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में क्या फ़र्क होता है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछ सकता है। अगर आपको किसी समाज में देखना है ना, ग्रोथ में केवल नंबर आते हैं। अगर GDP बढ़ रही है तो वो ग्रोथ दिखाएगा। GDP बढ़ रही है, मान लीजिए किसी देश है, उसकी GDP बढ़ रही है, अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, तो वो दिखाएगा ग्रोथ। परंतु अगर देश में इनइक्वालिटी है, देश में भुखमरी है, देश में लोग पढ़ लिख नहीं रहे, देश में क्राइम हो रहा है, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश में करप्शन हो रहा है, तो वो दिखाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बड़ा फिनोमेना है, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ नहीं बोलते, ह्यूमन डेवलपमेंट। कि आपके देश में अगर हमें ग्रोथ देखना है तो सीधा हम नंबर देख लेंगे। नंबर देख लो, आपकी GDP बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। जैसे अभी हमने जापान को क्रॉस कर दिया एज अ GDP में हमने जापान को, नॉमिनल GDP में हमने जापान को क्रॉस कर दिया। पर क्या एजुकेशन का स्तर हमारे जापान से हमारा अच्छा है? क्या हेल्थ सेक्टर अच्छा है? क्या स्पोर्ट्स में हम जापान से अच्छे हैं? क्या इन्वायरमेंट में हम जापान से अच्छे हैं? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम जापान से अच्छे हैं? नहीं। तो जापान से हम ग्रोथ वाइज तो आगे हैं। जैसे इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, मतलब जो बड़ी इकोनॉमी है सबसे ज़्यादा है उसमें। पर अगर आप डेवलपमेंट वाइज देखो, या हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, जिसको UNDP निकालता है और ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर UNDP निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, है ना। अगर हम देखेंगे तो हम बाकी देशों से बहुत पीछे हैं, हम पोलैंड से पीछे हैं पूरे, है ना।
तो जो ग्रोथ होता है उसमें हम नंबर पे फोकस करते हैं, और जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। डेवलपमेंट एक बड़ा फिनोमेना है जिसमें हम बहुत सारे एक्सपर्ट देखते हैं। हो सकता है कोई देश ग्रोथ कर रहा हो, है ना, ग्रोथ कर रहा हो, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, पर क्या अस्पताल में क्या वो सुविधाएं हैं? मतलब ग्रोथ, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब ग्रोथ समझ गए आप? ग्रोथ से मतलब है आर्थिक वृद्धि। देखो, अगला ही क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक के ऊपर आ गया, HDI के ऊपर अगला क्वेश्चन आ गया जो हम पढ़ रहे थे। मानव विकास सूचकांक में स्वार्थ घटक को मापा जाता है। जो HDI है उसमें स्वास्थ्य को मापा जाता है। वो किसके द्वारा मापा जाता है? बीमारियों की बीमारियों की अनुपस्थिति, मतलब जब बीमारी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मातृ मृत्यु दर। तीसरा ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर। चौथा ऑप्शन है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब ये है कि HDI में अगर हम हेल्थ को नापते हैं, मान लिया हेल्थ को माप रहे हैं, तो हेल्थ को कैसे माप रहे हो आप कैसे डिसाइड करोगे कोई देश हेल्थी है या नहीं? क्या आप इससे डिसाइड करोगे कि उस देश में कितने लोग बीमार हैं? बीमारी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। किसी को TB है, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, किसी को ट्यूमर है, किसी के कैंसर है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को मेंटली बीमार है। तो आप ये तो गलत है ना। और अब एक हो गया मातृ मृत्यु दर, कि आपके देश में, मतलब आपके देश में जन्म देते हुए कितनी महिला मर रही हैं, बच्चों को जन्म देते हुए कितनी महिला मर रही हैं। एक हो गया शिशु मृत्यु दर, कि आपके देश में शिशु, मतलब जन्म के 1 साल के भीतर या जन्म के कुछ समय के बाद कितने शिशु मर जाते हैं। अगला ऑप्शन है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब इस देश में एवरेज बंदा कितने साल जीता है। इस देश में एवरेज बंदा भारत की इस टाइम शायद 70 के आसपास है। तो इसका आंसर यही है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय अगर जो HDI मापता है, वो अगर वो स्वास्थ्य माप रहा है, तो वो किससे नापेगा? वो उस देश को, जिस देश में जीवन प्रत्याशा 80 वर्ष है, और जिस देश में जीवन प्रत्याशा 50 वर्ष है, और जिस देश में 60 वर्ष है, वो पहले में रखेगा। जिस देश में जीवन प्रत्याशा सबके अच्छे नंबर देगा, जिस देश में 80 वर्ष है, फिर बीच वाले को देगा 60, फिर 50 वाले को देगा बिल्कुल सबसे नीचे, है ना। अब HDI के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जीवन प्रत्याशा शिक्षा को जोड़ा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को जोड़ा जाता है। अब प्रति व्यक्ति आय के बारे में पीछे बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। HDI की शुरुआत 1990 में हुई थी, और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमृता सेन द्वारा हुई थी। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री नोबल, वो क्या नाम था उनका, महबूब उल हक और अमृता सेन द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी HDI की। थैंक यू।